रायपुर ने जिस तरीके से उस नुक्कड़ को स्वीकार किया था, जिस तरीके से प्यार दिया था, वो मेरे लिए काफ़ी इंकरेजिंग था। ये नुक्कड़ कैफ़े को स्टार्ट कैसे किया? देखिए, मैं ऑलरेडी पिछले करीब 4-5 सालों से डेफ कम्युनिटी के साथ में काम कर रहा हूँ। अब हम एक नया कैफ़े खोलना चाहते हैं भिलाई में, जहाँ पे हम ट्रांस मेंबर्स को रोजगार देंगे। और रायपुर में आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो पर्सपेक्टिव भी चाहिए कि क्या बताएंगे घर में कि भाई इंजीनियरिंग केवल लड़का सडनली एक चाय की दुकान खोल रहा है, कैसे कन्विंस करेंगे। बट उतना कॉन्फिडेंस और उतना जिद ले आना तो वो कैसे आता है? हमें राष्ट्रपति पुरस्कार जरूर मिला है बेस्ट एम्प्लॉयर के तौर पे, लेकिन हमने कभी अपनी आइडेंटिटी सिर्फ एक एम्प्लॉयर के तौर पे पेश नहीं की। हम हमेशा चाहते हैं कि नुक्कड़ एक कम्युनिटी स्पेस के तौर पे प्रमोट हो। साइन लैंग्वेज में सिर्फ एक साइन होता है चाय का, ये, लेकिन चाय की हमारे पास में 20 वैरायटी है, 20 वैरायटी से आप 1 2 3 4 तो कर नहीं सकते। आज से 8-9 साल पहले जब आप ये बोलते थे तो मुझे लगता है सोसाइटी में डैड बोल रहे ये सब जगह मत जाया करो, ये सब जगह ठीक ठाक नहीं रहती हैं। हेलो गाइस, तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो रायपुर के एक जाने माने कैफ़े नुक्कड़ कैफ़े जो कि बहुत फेमस है, उसके ऑनर हैं। इनकी लाइफ की जो जर्नी रही है काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है और काफ़ी अलग रही है। नुक्कड़ कैफ़े में बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ लोग काम करते हैं और बहुत सारे ट्रांस लोग भी काम करते हैं। तो इनकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे इन्होंने एंटरप्रेन्योर में अपना कदम रखा और ऐसे बहुत सारे हर्डल्स इनके लाइफ पे आए हैं, तो उन सब के बारे में आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ के बारे में भी, रायपुर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आज के गेस्ट हमारे प्रियंक पटेल से। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने ये नुक्कड़ कैफ़े को स्टार्ट कैसे किया? नुक्कड़ कैफ़े की जर्नी रायपुर में 2013 से शुरू हुई है हालांकि, और 2 हिस्से हैं इस कहानी के। एक हिस्सा तो है जो लोगों ने नुक्कड़ के साथ देखा कि नुक्कड़ कैसे ग्रो हुआ, और जो मेरे हिस्से की जर्नी कि मैं नुक्कड़ कैफ़े तक कैसे पहुंचा, इस थॉट तक कैसे पहुंचा। तो इंजीनियर हूं वैसे तो बैकग्राउंड से, मैं इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करने के लिए बॉम्बे पुणे वगैरह में जॉब करता रहा। तो एक जो बेसिक होता है कि इंजीनियरिंग करने वालों को हमेशा सेटिस्फेक्शन एक जगह मिलता नहीं है, तो इवेंचुअली वैसे ही रहा कि जॉब करते करते लगता था यार कुछ मिसिंग है, मिस आउट है। तो ऐसे ऑप्शंस ट्राई करते करते एक फेलोशिप का मुझे पता चला। तो फेलोशिप के ज़रिए मैं अलग अलग राज्यों में घूमने गया, मतलब काम करने के लिए। कम्युनिटी के साथ जाते हैं, देखते हैं क्या काम कैसा चल रहा है। तो जो मेरा महाराष्ट्र उड़ीसा के कुछ तजुर्बे मेरे ऐसे रहे जहाँ पे मेरा ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन था कि जो भी जिन्हें हम दिव्यांग आज की डेट में कहते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है, अगर किसी भी आर्थिक रूप से अक्षम परिवार में एक दिव्यांग बच्चा होता है, तो हम सब भी जानते हैं कि आर्थिक कमज़ोर परिवारों में हर परिवार के सदस्य को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है फाइनेंशियली, तब वो परिवार ग्रो कर पाता है। तो अगर एक भी ऐसा पारिवारिक में बच्चा हो जाता तो परिवार के लिए वो लायबिलिटी जैसी बन जाती है कि यार जिम्मेदारी हो गई, इसके बाद हमारे बाद इसको कौन देखेगा, और ये सारे चैलेंजेस उनके साथ में रहते हैं। गांव के बहुत सारे फैमिली तो छोड़ भी देते हैं बहुत सी जगह, तो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस थी। तो ये जब लगातार नज़रों के सामने आने लगा तो मुझे लगा इनके पास ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। सरकारी तंत्र में नौकरियां मिलती हैं या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलती, होता क्या क्या है, या खुद एंटरप्राइज शुरू करते हैं। तो 2 तरीके थे उस वक्त इन सब चीज़ों को जान लेने के बाद में कि या तो मैं एडवोकेसी करता, एनजीओ वगैरह ओपन करके एक बहन को जॉब दीजिए, इनके लिए रास्ते बनाइए, ये सब कीजिए, या मैं खुद से ही ट्राई करता एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने का जो लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता। तो वो एक कोर मिशन था जिसकी वजह से हमने नुक्कड़ जैसी चीज़ की शुरुआत की, जिसके हमेशा 2 पहलू थे। एक तो ये था कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इन बच्चों को जिनकी हम बात कर रहे हैं, और दूसरा समाज का वो तबका जो कैफ़े जैसी जगह विजिट करता है, उसको ये सब एग्जाम्पल्स अपनी आंखों के सामने देखेंगे, जिनको आपने जिन मैन पावर को आपने कभी कंसिडर नहीं किया कि यार काम के काबिल हो सकते हैं, वो जब आपके सामने काम करते हो आपको देखेंगे तो आपका पर्सपेक्टिव बदलता है इस प्रोसेस के बदले। तो ये 2 प्राइम इंटेंट थे, इसकी वजह से हमने 2013 में फाइनली फिर रायपुर से नुक्कड़ की शुरुआत की थी। अच्छा, इससे पहले आपने भिलाई से भी स्टार्ट किया? फिर पहले नहीं, शुरू ही हमारा पहला स्टोर समता कॉलोनी नुक्कड़ रायपुर से शुरू हुआ है। अच्छा, तो कैसे आपने फिर रायपुर में लोगों को खोजा तो मुश्किल हुआ था, क्योंकि मेरा बेस रायपुर से है नहीं। मैं बेसिकली हूँ नरसिंहपुर करके एक ज़िला है मध्य प्रदेश में, मैं नेटिव यहाँ का नहीं हूँ। मेरी चूँकि इंजीनियरिंग भिलाई से हुई थी तो मुझे एक कनेक्शन था रायपुर के साथ। कौन से कॉलेज से? शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं भी शंकरा से ही हूँ। जुनवानी वाला? हाँ, जुनवानी वाला। कौन से बैच में ग्रेजुएट हुए थे? मैं 2014 पास आउट हूँ। अच्छा, नहीं, मैं 7 साल पहले पास आउट हो गया। 2007 में इंजीनियरिंग कर चुका था मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। आप फर्स्ट बैच? हाँ, एकदम सेकंड बैच था, इमीडिएट सेकंड बैच था। तो इंजीनियरिंग हुई, फिर इसलिए संपर्क था कि रायपुर करते हो। रायपुर उस वक्त थोड़ा सा ग्रो कर रहा था, नई नई राजधानी बनी थी 2013 में। तो आज से 11 साल पहले का रायपुर थोड़ा अलग रायपुर था, वो बढ़ता हुआ पनपता हुआ रायपुर, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो एक उम्मीद लगती थी कि यार एक तो दोस्तों का थोड़ा बहुत बेस मिल जाएगा और शहर ग्रो करता है तो यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। और कैफ़े के साथ में चाय कैफ़े के तौर पे हम इसको प्रमोट करना चाहते थे, क्योंकि चाय को लेके तब तक इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं बना जो आज हम देखते हैं। चाय का जो हल्ला हुआ है तब तक चीज़ें उतनी नहीं हो पाई। तो हमको लगता था कि चाय को एक स्टेटस मिलना चाहिए, मतलब कायदे से आप अगर कैफ़े में जाते हो तो कॉफ़ी पे डेट क्यों होगी, चाय पे डेट क्यों नहीं कर सकते आप। तो उस पर्पज़ से हमने चाय को शुरू किया प्रमोट करना। तो समता कॉलोनी में हमने शुरू किया, और डेफ बच्चे उस वक्त तक हमारे पास में नहीं थे, क्योंकि एनजीओ से नेटवर्क नहीं था, कनेक्शंस नहीं था।
तो मैंने शुरू में खुद से ही लगभग सारी चीज़ें करनी चालू की कि जब तक हम डेफ बच्चे मिलेंगे, कोशिश करता रहता था इधर उधर से प्रयासों के जरिए। तो एक दिन इत्तेफाक से डिसेबिलिटी डे अवेयरनेस वीक चलता, तो उस वीक में हमारे पास 2 डेफ बच्चे नुक्कड़ पहुंच गए कि भैया डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा अरे भाई, भक्त के घर भगवान खुद आ गया, मैं तो आप ही लोगों को ढूंढ रहा था। अच्छा। तो मैंने, आप बातचीत करना आता नहीं, साइन लैंग्वेज आपको पता नहीं क्योंकि आपने सीखी नहीं है, तो कैसे कम्युनिकेट करोगे। तो जिस पर्ची पे वो डोनेशन कलेक्ट कर रहे थे उसी के पीछे मैंने पूछा कि किससे नंबर बातचीत होगी, तो एक किसी बंदी का इंटरप्रेटर का नंबर उसके पीछे था। मैंने उनको कॉल करके बोला कि भाई मुझे कैफ़े में एंगेज करने के लिए ऐसे डेफ कम्युनिटी से बच्चे चाहिए। उन्होंने कहा कि सर ऐसे तो हमारे पास नहीं है, इस तरीके किसी ने काम नहीं किया है, लेकिन मैं एक ऐसे बच्चे का नंबर आपको दे रही हूँ जिसका घर आपके कैफ़े के पास में है। अच्छा। तो ट्राई करने के लिए आपके पास में आ जाएगा, उसको अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करेगा, नहीं तो ड्रॉप कर। मैं ठीक है। नीलेश कुशवाहा करके मेरे पास एक पहला बच्चा आया उस वक्त जो जॉब करने के लिए आया। नीलेश के साथ मैंने सबसे पहले बॉन्डिंग शुरू की, मैंने साइन लैंग्वेज समझनी शुरू की क्योंकि मुझे आती नहीं थी कम्युनिकेशन करने का तरीका। नीलेश को मैंने बेसिक हॉस्पिटैलिटी जो मुझे जितनी समझ थी वो सब सिखाना शुरू किया कि सर्विस कैसे दी जाएगी, गेस्ट से कैसे बातचीत की जाएगी। और म्यूचुअली फिर मुझे लगता है मैंने और नीलेश ने उस चीज़ को ग्रो करना शुरू किया, समझते हुए एक दूसरे के साथ में। तो पहला स्टाफ की हायरिंग थी और नीलेश ने अपनी तरफ से बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया इस पूरी प्रोसेस को अप्रिशिएट करने में। और मैंने साइन लैंग्वेज को किताबों के जरिए, यूट्यूब के जरिए सीखना शुरू किया। अब उसमें चैलेंज ये हो जाते हैं कि साइन लैंग्वेज में सिर्फ एक साइन होता है चाय का, ये, लेकिन चाय के हमारे पास में 20 वैरायटीज थी, तो 20 वैरायटीज आप 1 2 3 4 तो कर नहीं सकते थे। तो हमने नुक्कड़ के मेन्यू को साइन लैंग्वेज में डिकोड किया पहले, तो कि अलग अलग साइंस कैसे डेवलप करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि किचन से वो कम्युनिकेशन आसान होना चाहिए। टेबल्स पे पेन और पेपर रखने शुरू किया ताकि अगर किसी को ऑर्डर प्लेस करना है तो वो हो जाए। ऐसे कुछ कई सारे छोटे प्रयोग जिनके जरिए हमारी कोशिश ये थी कि आने वाले गेस्ट को डिस्कम्फर्ट ज़्यादा ना हो और एक पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा तरीके से निकाल के लाते बन जाए। और उस 2013 की कोशिश के बाद में लगभग 2 साल 3 साल के बाद हमने 2015 में एक नया स्टोर ओपन किया पंट्री में, जब लोगों का सपोर्ट काफ़ी मिला, लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया। एक तो एम्बियंस भी काफ़ी अलग था, समता कॉलोनी का। आप जाते हैं तो जूते उतार के आपको अंदर जाना पड़ता है, आप फ्लोर पे बैठते हैं, वॉल म्यूरल्स वगैरह उस वक्त काफ़ी नई चीज़ें थी और मेन्यू काफ़ी नया था उस वक्त के हिसाब से। तो अप्रिशिएट बहुत किया लोगों ने, कनेक्शंस अच्छे मिले, कवरेज वगैरह काफ़ी हुए। और मुझे लगता है रायपुर ने जिस तरीके से उस वक्त नुक्कड़ को स्वीकार किया था और जिस तरीके से प्यार दिया था, वो मेरे लिए काफ़ी इंकरेजिंग था। एक नया आइडिया, क्योंकि वो हर रीज़न था नुक्कड़ के पास में कि वो फेल हो जाता है। यार जूते उतार के अंदर बिठालता है, यार खुद ही ऑर्डर देना पड़ता है, यहाँ सुनता बोलता कोई नहीं है, पानी का एक गिलास मांगो तो 10 सेकंड लग जाता है समझने समझाने में, कोई सुन नहीं पाता करके। तो ये कुछ तो स्टार्टिंग में हुआ ही होगा। एब्सोल्युटली यही सब चैलेंजेस आते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस सब के बावजूद अगर गेस्ट लगातार नुक्कड़ में आ रहे थे या अप्रिशिएट कर रहे थे, तो मुझे लगता है लोगों ने इस बात को समझ लिया था कि इंटेंट बड़ा है। ये सिर्फ एक खोलने के पर्पज से कैफे नहीं खोल दिया गया, इसकी कोशिश अलग टाइप की है। और वो मुझे लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा मेहनत लोगों ने की नुक्कड़ को समझने में और उसको अप्रिशिएट करने में, और उसकी वजह से 11 साल का सफर हमारा हो पाया। तो फिर आगे आपकी टीम कैसे बढ़ी? फर्स्ट नीलेश, 2013 में नीलेश आया। नीलेश के काम को देखते हुए फिर नीलेश को लगा कि वो उनके नेटवर्क के थ्रू, उनके खुद के कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्होंने एक एक करके गेस्ट को इनवाइट करना शुरू किया। कुछ ऐसे बच्चे जो कहीं और छोटा मोटा काम करते थे जिनको एक्सेस नहीं मिलती थी, क्योंकि हमारा एक ना अलग इंटेंट था, हम सिर्फ जॉब देने की कोशिश नहीं कर रहे थे। हम इन सारे बच्चों को फ्रंट डेस्क पे, जहाँ पे आपका गेस्ट से इंटरेक्शन होता है, वहाँ प्लेस कर रहे थे। मैं इनको बैक किचन में या कहीं पे और जगह प्लेस नहीं करता। कोशिश ये थी कि नुक्कड़ में आप अगर पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी को देखेंगे तो फ्रंट डेस्क पे आपके सामने काम करता हुआ दिखेगा। एक एक दो करके बच्चे जुड़ने शुरू। पंट्री वाला हमने स्टोर खोला तो वहाँ पे हमने 3 और बच्चों को हायर किया। ऐसे इवेंचुअली हमारी टीम बढ़ रही थी, करीब 7-8 बच्चे हमारे साथ में काम करने लगे थे। 2017 में हमको लगा कि भिलाई जब शुरुआत करनी, तो एक ऐसी कम्युनिटी जो लगातार सप्रेस्ड है, जिसको उसके राइट्स नहीं मिलते, तो ट्रांस कम्युनिटी के साथ शुरू करना था। अब अभी अगर मैं आज ये बात कर रहा हूँ तो ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, हाँ ठीक है, डेव के साथ काम करता था, ट्रांस के साथ काम करना शुरू किया तो शुरू कर लिया होगा। बट ये इक्वली चैलेंजिंग था, क्योंकि आप सोचिए आज की डेट में अगर आपको ये तय करना है कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसजेंडर को रोजगार देना चाहता हूँ, तो आप जाएंगे कहाँ, कैसे एक्सेस करेंगे? एडवर्टाइजमेंट दे देने से, पेपर में डाल देने से ट्रांस मेंबर्स आपके पास में आएंगे नहीं। तो मैंने कुछ एक जो ऑर्गेनाइजेशंस के लोग काम करते थे उनको अप्रोच किया, उनके जरिए मैंने एक छोटी सी गैदरिंग अरेंज की 50-60 ट्रांसजेंडर मेंबर्स की। वहाँ पे मैसेज मैंने कम्युनिकेट किया कि मैं ऑलरेडी पिछले करीब 4-5 सालों से डेफ कम्युनिटी के साथ में काम कर रहा हूँ। अब हम एक नया कैफ़े खोलना चाहते हैं भिलाई में, जहाँ पे हम ट्रांस मेंबर्स को रोजगार देंगे। तो इनिशियली तो बहुत वेलकम तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया, हाँ ठीक है देखेंगे करेंगे करके, बहुत रिसेप्शन बहुत पॉजिटिव नहीं आया। तो मुझे लगा यार पता नहीं शायद लोग समझे नहीं है क्या रहा। बट तो भी हम स्टोर की तैयारियां करते रहे और लगभग ओपनिंग के 15-20 दिन पहले के आसपास ऐसा हुआ कि मैं भिलाई में था, स्टोर तैयार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि 4 के आसपास ट्रांस मेंबर्स अपने पूरे लक में जैसे वो तैयार रहते उस तरीके से आ रहे हैं कि हाँ भाई आप लोग बोल रहे थे क्या रोजगार वगैरह की बातचीत। मैंने कहा हाँ बोलते रहे, तो मुझे लगा आप ही के तो इंतजार में थे। अच्छा। तो वो आए तो लेकिन वो पूरे जिस तरीके से वो आए हुए थे, मुझे लगा कि ऐसे के ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देने से कम्युनिटी ऑलरेडी कई तरीके के परसेप्शन लेके चलती है ट्रांस समुदाय के बारे में। तो मुझे लगा ग्रूमिंग की ज़रूरत है इस पूरी प्रोसेस को, और कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ये साबित कर देगा कि हम कैसे स्वीकार किए जाना चाहते हैं समाज में।
तो वहाँ पे हमने 1 महीने का टाइम लेके जो ट्रांस कम्युनिटी मेंबर उस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, नाज और चांद करके, और एक तो और लोग जो साथ में थे, उनके ऊपर काम करना शुरू किया कि एटिकेट्स क्या होंगे, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। अब और बिना लोग भी एक्सेप्ट करने को एब्सोल्यूट, क्योंकि हम आइडेंटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे। हम ये नहीं बोल रहे थे कि आप भाई फीमेल अटायर में रहते थे, मेल अटायर, ऐसा कुछ नहीं था। हम सिर्फ उनको ग्रूम्ड करना चाहते थे कि आप अपने आप को बेस्ट रिप्रेजेंट कीजिए जैसे भी करना चाहते हैं, और वो चीज़ काम की। थोड़ा सा स्केप्टिज्म ज़रूर था, क्योंकि मेरे अंदर ये रहता है कि यार समाज में आप घर, हमारे जिस तरीके का समाज है, बेटा अगर घर जाके बोलता है कि पापा मैं कैफ़े में गया था, वहाँ ट्रांसजेंडर वगैरह सर्विस दे रहे थे, आज ये चीज़ सुनने में तो भी एक नॉर्मलाइज कर सकते हैं आप इसको। आज से 8-9 साल पहले जब आप ये बोलते थे तो मुझे लगता है सोसाइटी में डैड बोल, अरे ये सब जगह मत जाया करो, ये सब जगह ठीक ठाक नहीं रहती हैं। उस डर के साथ हमने इस चीज़ को शुरू किया कि लेट्स सी किस तरीके से परसीव किया जाता है। अब यकीन नहीं मानेंगे, 3-4 ही दिन हुए होंगे और चौथे दिन मैं देख रहा हूँ कि लोग नंबर्स में आ रहे हैं अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, ट्रांसजेंडर मेंबर्स उनकी कहानियाँ सुनने के लिए उनको हग कर रहे हैं, उनके लिए गिफ्ट ला के दे रहे हैं। क्योंकि आप इस बात को समझते हुए चलिए कि इसके पहले कभी भी ऐसी सेटिंग उनको नहीं मिल पाई थी जहाँ पे एक ट्रांसजेंडर से वो रूबरू हो पाते। आपने अक्सर या तो उनको रेलवे स्टेशन पर देखा या सिग्नल्स पे देखा, तो कभी भी वो कंफर्टेबल सेटिंग में आप उनको नहीं देख पाए थे, राइट। यहाँ वो पहला मौका उनको मिला था कि आप एक ट्रांसजेंडर मेंबर को आमने सामने उससे जान सकते, उसकी कहानी क्या है, जर्नी कैसी रहती है, यहाँ तक कैसे पहुँचा करके। तो मुझे लगता है वो चीज़ ने काफ़ी पॉजिटिव बूस्टिंग दी, उसका भी बहुत मास कवरेज मिला, लोगों ने स्वीकार उसको बहुत अच्छे से किया। और हमारा भी खुद का जो एक कह सकते हैं छोटा सा एक जो मिसकंसेप्शन था कि चीज़ें पता नहीं काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उन चीज़ों ने अच्छा रूप लेना चालू किया था। ओके, आपकी स्कूलिंग वगैरह की बात करें तो वो आपने कहाँ से की हुई है? अब जैसा बताया कि नरसिंहपुर ज़िले से हूँ, तो इनिशियली तो 10th तक का तो एजुकेशन मेरा वहीं पर रहा है। मॉम डैड मेरे गवर्नमेंट जॉब में रहे, मेरे एक बड़े भाई साहब हैं, उस फैमिली से मैं आता हूँ। तो परिवार में कभी भी, क्योंकि लिबरल सा माहौल रहा है, काफ़ी सीखने सिखाने को लेके, पढ़ने वढ़ने की किताबें हमेशा उपलब्ध रही हैं, तो माहौल काफ़ी पॉजिटिव ही रहा है। और कभी किसी किस्म की ज़बरदस्ती पाबंदी नहीं रही कि यही आपको करना है। फादर किस में थे आपके? मेरे डैड ब्लॉक ऑफिस में डेवलपमेंट ऑफिसर रहे हैं, मेरी मॉम प्रिंसिपल रही है गवर्नमेंट स्कूल में। तो वो चीज़ तो हमेशा थोड़ा स्ट्रिक्ट तो रहा ही होगा। पढ़ाई मतलब ऐसा कुछ पुश नहीं था कि कोई ओरिएंटेशन नहीं था कि आपको यही करना है, लेकिन हाँ अब घर का माहौल चूंकि लगातार आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा तो रहता है कि करियर ओरिएंटेड आपको रहना है। तो 10th तक तो चीज़ें चलती रहीं, और 10th के बाद फिर चूंकि मेरे बड़े भाई साहब यहाँ अंजुरा कॉलेज से वेटनरी की पढ़ाई कर रहे थे, और मुझे, मैं उस वक्त जिस जगह था तो उनका कहना था कि किसी बड़े शहर अगर आपको जाना तो आप दुर्ग या भिलाई चले जाओ, वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करना, भाई साहब वहाँ पे हैं। तब मैं फिर 2009-10 के और काफ़ी 2004-5 के आसपास फिर मैं भिलाई आया, और भिलाई से फिर मैंने अपनी स्कूलिंग चालू किया। फिर 11th-12th कंप्लीट करते करते इंजीनियरिंग एडमिशन वगैरह हुआ मेरा। तो स्कूल में भी आपका थोड़ा सा ओरिएंटेशन आर्ट वगैरह की तरफ था या फिर टोटली लॉजिकली? थिएटर वगैरह में मैं काफ़ी सक्रिय था, ओरेशन में मैं काफ़ी एक्टिव था, जैसे स्पीच वगैरह देना स्टेज पे जाके। मतलब ये नियम था कि जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त आएगी तो प्रियंक को बुलाया जाएगा, प्रियंक स्पीच देगा, क्योंकि प्रियंक बहुत अच्छी स्पीच देता है। तो वहाँ पे मैं मम्मी से रेडी करवा के लेके जाता था, वो बड़ी शायरियाँ लिख के देती थी, तो पूरी एक पेज के निबंध में आपकी 2-3 शायरियाँ रहेंगी, वो आप पढ़ते थे स्टेज पे जाके, तो उसके लिए मुझे काफ़ी अप्रिशिएशन मिलता था। दूसरा थिएटर का काफ़ी लगाव रहा था बचपन में। तो 26 जनवरी को हमारे यहाँ अक्सर होता है कि रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते थे, तो आसपास के सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट करते थे। तो मैं एक्टिंग में काफ़ी आगे पीछे होता था, तो मुझे बुलाया जाता था कि आप भी परफॉर्म कीजिए। 3-4 स्टेज प्लेस वगैरह हम लोग उस वक्त किए हुए थे, अवार्ड्स वगैरह भी उस चीज़ उनका उस वक्त मिला हुआ था। तो वो एक कह सकते हैं कि इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स क्रिएटिव फील्ड्स तो हमेशा तब से भी रहा था। ये नहीं पता था कि इवेंचुअली इस दिशा में आ पाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट तो ज़रूर था। इस कारण से ही आपका लिटरेचर वगैरह में इंटरेस्ट? लिटरेचर में डेफिनेटली, लिटरेचर का तो मैं इंटरेस्ट बोलता हूँ कि मुझे लगता है बचपन से ही मिला होगा, क्योंकि मॉम डैड के भी लगातार किताबें घर में रहती थी, तो एक्सेस रही है। मेरी मॉम खुद भी AA में है हिंदी और इतिहास में, तो उनकी किताबें हमेशा एक्सेस में रही हैं पढ़ने के लिए। तो वो तो इंक्लाइनेशन था मुझे लगता है स्टडीज़ को लेके। और ये जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, इस पे लिटरेचर कैसे हेल्प करता है आपको? मुझे लगता है वो सारी किताबें जो आपको दिशा देने में मदद करती हैं, आपको रास्ता दिखाने में मदद करती हैं। किताबें एक बहुत बड़ा सबक भी दिखाती हैं, क्योंकि हर चीज़ आप खुद से करके नहीं सीखेंगे, कुछ आपको दूसरों के अनुभव से सीखना पड़ेगा। तो ऐसे कई तजुर्बे जो मुझे दूसरी किताबों से देखने को मिले, ज़िंदगी के कई उसूल जो मैंने दूसरी किताबों से सीखे हैं, ऐसे मोमेंट्री, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि एक पर्टिकुलर किताब से, लेकिन किताबों के कुछ पन्ने, कुछ किताबों के कुछ पर्टिकुलर फ्रेसेस या कोट्स जिन्होंने इन सब चीज़ों में आगे बढ़ने में मदद की हुई है। ओके, अब जैसे बहुत से लोग आइडियाज़ तो सबके दिमाग में रहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, बट उतना कॉन्फिडेंस और उतना जिद ले आना, तो वो कैसे आता है, कैसे आया आपके फील्ड में, आपके केस में? मतलब मुझे तो लगता है जिस वक्त मैंने नुक्कड़ की शुरुआत की थी, एक तो जब मैंने डिसीजन लिया था कि मैं नुक्कड़ शुरू करने वाला हूँ, पेरेंट्स को पता था कि इंजीनियरिंग कर लिया है, जॉब कर चुका है, जॉब छोड़ के इसने सब फैसले शुरू किए, तो थोड़े तो कन्विंस नहीं थे वो कि क्या बताएंगे घर में कि भाई इंजीनियरिंग किया वो लड़का सडनली एक चाय की दुकान खोल रहा है, कैसे कन्विंस करेंगे। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, शुरुआती 3 साल जब नुक्कड़ के लगभग 3 स्टोर हो चुके थे, तब तक भी मेरे पेरेंट्स ने विजिट नहीं किया था नुक्कड़ का कोई भी स्टोर, क्योंकि उनको लगता था ये
टेम्पररी कर रहा है, जो भी करेगा इवेंचुअली वापस आके अपने हाँ, जो क्योंकि ज्वाइन वो करना तो गवर्नमेंट जॉब में राइट है। तो उनको लगता था या तो पीएससी देगा या कुछ करके, जो हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटा कलेक्टर बन जाए, ऐसा कुछ उनका भी सोचना था। और मुझे लगता है कि हर माँ बाप चाहते हैं बच्चा खुश रहे, तो उनको लगता था बड़ी स्ट्रगलिंग सी फील्ड है, पता नहीं इसमें क्यों चला गया है। तो वो रिलेक्टेंसी शुरू से उनके अंदर में थी। लेकिन चूंकि उस वक्त मैं ये डिसीजन लेके आया था कि मैं एक प्रयास कर 3 महीने का टाइम मैं उस वक्त लेके आया था, जब मैं नरसिंहपुर से रायपुर आया था, कि मुझे आप 3 महीने का टाइम दीजिए, मुझे ट्राई करके देखने दीजिए कि इससे ऐसी कोई चीज़ मैं कर पाता हूँ कि नहीं। उन 3 महीनों में आके दीनदयाल उपाध्याय नगर का एक छोटा सा कमरा 3,000 रुपये में लेके मैंने रहना शुरू किया। एक 15-20 पेज का एक क्वेश्चनर रेडी किया, जिस क्वेश्चनर को लेके मैं रायपुर की सड़कों पे, मॉल्स में, पार्क्स में घूमता था, उनसे पूछता था कि भाई आप किसी रेस्टोरेंट कैफ़े में क्या महसूस करने के लिए जाते हैं, चाय या कॉफ़ी का ऑप्शन मिलने पे आप क्या पसंद करते हैं, क्या रायपुर शहर चाय के किसी ऐसे कैफ़े को एक्सेप्ट करेगा। ऐसा एक जनरल क्वेश्चन बना के मैंने लोगों से बातचीत करनी शुरू की। दूसरा एक फिर मैंने बिजनेस प्लान बनाया, क्योंकि उस वक्त तो ये सब आज की डेट की स्टार्टअप स्कीम्स वगैरह नहीं थी, आपके पास फंड्स के जरिए उतने थे नहीं, खुद की ले दे के पीएफ की थोड़ी बहुत सेविंग रही होगी और बाकी पैसे थे नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट लगना था। तो उस सिलसिले में फिर मैंने एक बिजनेस प्लान बनाया। बिजनेस प्लान को लेके बैंक्स के पास अप्रोच करना शुरू किया कि सर ये बिजनेस प्लान है, ऐसा मैं शुरू करना चाहता हूँ। तो आइडिया को सबने अप्रिशिएट किया कि भाई आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन फंड्स हम इसमें तब देंगे जब मॉर्गेज आप कुछ रखोगे, जो बैंक का प्रॉपर सिस्टम रहता है। अब आप यहाँ से घर फ़ोन करोगे पापा मकान के कागज़ के पेपर पे कागज़ चाहिए यहाँ पे लगाने के लिए, तो ऑब्वियसली डैड मना करेंगे, बोलते ये सब क्या है, घर गिरवी रख के कोई दुकान थोड़ा खोलने देगा आपने। तो फिर मैंने कुछ मेरी पीएफ की सेविंग, कुछ मेरी दूर की मासी से कुछ पैसे लिए, कुछ दोस्तों से कलेक्ट की, ऐसा जोड़ घटा के करीब करीब 8-9 लाख रुपए के आसपास मैंने इकट्ठे कर लिए। वो 9 लाख रुपए में समता कॉलोनी का पहला स्टोर हमने ओपन किया इसी इंटेंट के साथ में। तो मुझे लगता है कि जिस जिद या जीवटता की आप बात कर रहे हैं, वो तब आती है जब आपके पास खोने के लिए और कुछ रहता नहीं। आप अपनी उस पोजीशन में रहते हैं कि यहाँ से आपके पास जो इकलौता रास्ता वो ऊपर जाने का है, इससे नीचे आप कहीं नहीं जा सकते, आपने रॉक बॉटम में हो। तो मैं जब नुक्कड़ की शुरुआत कर रहा था, तो उस वक्त मैंने अपना सब कुछ उसमें झोंक दिया था, मेरे पास कोई ऑप्शन बी नहीं था। सफल होने के अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था, मैं और कुछ नहीं कर सकता था सिवाय बीइंग सक्सेसफुल। तो वो उसी वजह से मुझे लगता है, जब जुनून जिसकी आप बात कर रहे हैं, इनिशियली 3 साल मुझे आज भी याद है कि शुरुआत के 3 साल एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैं नुक्कड़ जाके गेट ओपन नहीं करता था, शटर ओपन करके काम नहीं करता था, क्योंकि मेरा शेफ़ हो या ना हो, मेरी टीम के लोग मौजूद हो या ना हो, मौसम कैसा भी हो, जैसे भी हालात बने हो, मैंने कोई काम ऐसा नहीं था इसको मैंने सोचा कि यार ये तो कोई स्टाफ करेगा, चाहे वो स्वीपिंग का हो, क्लीनिंग का हो, बर्तन धोने का हो, चाहे बाहर से सामान लाने का हो, या दुकान में कुछ बनाने का हो। 2-2, 3-3 महीने ऐसे निकले जब आपके शेफ़ अवेलेबल नहीं, तो आप खुद भी किचन में काम कर रहे हैं। हालांकि कोई बड़ी ग्लोरीफाई करने की चीज़ नहीं है, इस इंडस्ट्री के सभी लोग ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन जिस जिद के साथ इसको आपको करना चाहिए, क्योंकि ऐसा जुनूनी काम मांगता है। आपका कोई भी सपना, मुझे लगता है किसी रेस्टोरेंट की बात नहीं करेंगे, जिस भी सपने के पीछे आप जिस चीज़ को कर रहे हैं, वो पागलपन के हद तक उस सपने को पाने की आपके अंदर अगर ख्वाहिश ना हो, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ छूटी रह जाती है। तो वो जुनून तो मुझे लगता है कि हर एक के अंदर होना ही चाहिए। और आपकी मॉम जो प्रिंसिपल है, वो फिर कैसे मानी? मुझे लगता है कि 3 साल के बाद जब उनको लगने लगा कि भाई 2-3 स्टोर कर लिया, भिलाई की जब ओपनिंग हमारी थी, तब मेरे डैड फाइनली विजिट किए थे। और भिलाई की ओपनिंग में मेरे डैड का मुझे वो कोटेशन अभी तक याद है। पापा कहते हैं देखो, स्टील सिटी भिलाई में तुमने अपना कैफ़े ओपन किया है, स्टील के जैसी मजबूती इसको मिले और इसके सारे सपने तुम्हारे पूरे हो। और इवेंचुअली मुझे लगता है कि अब तुमने जब ये कर लिया है तो अब यूपीएससी दे ही लो। तो उस तरीके का उनका कन्विक्शन था। यूपीएससी का ड्रीम कभी खत्म नहीं, लेकिन 3 साल नुक्कड़ की लगभग सफलता, पेपर वगैरह में कवरेज, और मुझे खुश देख के, मुझे लगता है कि जो किसी भी माँ बाप को जिस बात से सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, वो ये देख के कि बेटा अपने सपने को पूरा करते हुए कितना खुश है। छोटा कर रहा, बड़ा कर रहा, बहुत बात की बात है, क्या वो अपने सपने के साथ खुश है। और मुझे लगता है मेरे माँ बाप ने जब मुझे अपने सपने के साथ खुश देखा, तब वो फाइनली उस बात को एक्सेप्ट कर पाया कि नहीं ठीक है यार, जो ये कर रहा है इसको करने देते हैं, इसी में सपोर्ट करते हैं इसको। मैंने भी वही सरकारी का एग्ज़ाम दिया और फिर फोटोग्राफी फील्ड पे आ गए। तो जब भी मैं वापस जाता था रिश्तेदारों से मिलने, तो एक क्वेश्चन होता था कि तुम सरकारी जॉब क्यों नहीं देते, या फिर कितना कमा लेते हो। आपको भी जब भी जाते होगे तो ये सेम क्वेश्चन हमेशा कैसे डील करते थे? यार डील तो मुझे लगता है करने का कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है, क्योंकि सिचुएशनल रह जाता है। और मुझे ये बात हमेशा लगती है कि हो सकता है हमारे पेरेंट्स का भी इन सब चीज़ों को लेकर बहुत कंसर्न नहीं रहते, लेकिन जो सोसाइटी आसपास की है ना, क्योंकि सोसाइटी हो सकता है आपसे डायरेक्ट सवाल ना पूछे, वो सवाल आपकी माँ से, आपके बाप से पूछा पूरी चीज़ें देखते भी नहीं है, वो पार्शियल व्यू रहता है उनका। तो वो तो मुझे लगता है कि इनिशियल स्ट्रगल है, क्योंकि जब तक लोग आपके पैशन को आपकी नज़र से नहीं देख पाएंगे, तब तक वो कन्विंस नहीं हो पाएंगे कि आप क्यों कर रहे हैं ये सब। भाई क्यों खोलना है कैफ़े और रेस्टोरेंट खोल भी रहे हो, तो ये दिव्यांग बच्चों को रोजगार देके क्या फ़ायदा मिल जा रहा है। प्रॉपर करो, जैसे बिजनेस किया जाता है वैसे थ्राइव करो करके। तो वो जस्टिफिकेशन तो मेरे पास कभी नहीं था देने के लिए। मुझे लगता था कि वो आज भी नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ये सब चीज़ें क्यों करते हो, तो वो मैं अपनी संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, या एक मैसेज प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन अगर समाज मुझसे लगातार सवाल पूछेगा इसके बदले आप कुछ और क्यों नहीं करते, तो मेरे पास सच में जवाब नहीं रहता है। क्योंकि एक सपना जिसको आपने देखा, जो आपको लगता है जिसका होना ज़रूरी है, जिसका समाज की नज़रों में मौजूद होना ज़रूरी, ताकि लोग प्रेरणा ले सकें, वो करने की जिद और जुनून है जो मुझे आज यहाँ तक ला पाया है। इसके अलावा और क्या क्या इंटरेस्ट है आपका?
कई सारी चीज़ें हैं क्योंकि कविताओं में। आपके नुक्कड़ कैफ़े में कंटिन्यू वर्कशॉप्स Right. और बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स होते रहते हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो पर्पस है जिस पर्पस से नुक्कड़ बनाया गया है। नुक्कड़ कभी भी महज एक कैफ़े के तौर पे अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं करना चाहता। नुक्कड़ कभी भी महज एक एम्प्लॉयर के तौर पे अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहता। मतलब इनफैक्ट मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमें राष्ट्रपति पुरस्कार ज़रूर मिला है बेस्ट एम्प्लॉयर के तौर पे, लेकिन हमने कभी अपनी आइडेंटिटी सिर्फ एक एम्प्लॉयर के तौर पे पेश नहीं की। हम हमेशा चाहते हैं कि नुक्कड़ एक कम्युनिटी स्पेस के तौर पे प्रमोट हो। जब अब तो हमारे पास अलग अलग एवेन्यूज़ डेवलप हो चुके हैं, लेकिन जब हमारे पास सिर्फ समता कॉलोनी था तब भी हमने ढेर सारे इनिशिएटिव लेना, कम्युनिटीज़ बिल्टअप करना, इस पर लगातार एफर्ट डाले हैं। चाहे रीडर्स की कम्युनिटी हो, सिनेमा लवर्स की कम्युनिटी हो, एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी हो, इन सबको लगातार नुक्कड़ ने बूस्ट किया। क्योंकि मुझे लगता है कैफ़े एक हमेशा ऐसी स्पेस होनी चाहिए, एक ऐसी कल्चरल स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे आइडियाज़ और डिस्कशंस होता रहे। मतलब मील वगैरह तो एक सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं उसके, जो ऑल्टरनेटिव आप देते हैं, लेकिन एक आइडिया फ्लरिशिंग स्पेस के तौर पे उसको हमेशा प्रमोट होना चाहिए। तो नुक्कड़ को हमने वैसा ही प्रमोट किया, और जो भी इवेंट्स या वर्कशॉप्स की आप बात कर रहे हैं या जिस भी तरीके की कम्युनिटीज़ इवेंट्स की आप बात कर रहे हैं, वो इंटेंटफुली हमने रखा हुआ है कि आप जब भी नुक्कड़ के बारे में सोचे तो आपको लगे कि हायर एक कम्युनिटी स्पेस है जहाँ पे जाके हम आइडियाज़ के बारे में बातचीत कर सकते हैं। ओके। और जैसे अचीवमेंट्स की बात करें तो नुक्कड़ ने और आपने अभी तक 2013 से कौन कौन से अचीवमेंट्स किए हैं? काफ़ी सारे हैं। पहले तो 6 स्टोर खोल पाना शहर में मुझे लगता है, मतलब रायपुर भिलाई में अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। करीब 300 के आसपास पर्सन विद डिसेबिलिटी को एम्प्लॉय कर पाना, जिसमें मल्टीपल कम्युनिटीज़ के लोग आते हैं, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। रायपुर और भिलाई का इतना प्यार पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिस तरीके से लोगों ने स्वीकारा है। सारे आपके कमियों के बावजूद, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नुक्कड़ सर्वश्रेष्ठ काम करता है, लेकिन सारे फ्लॉज और सारी कमियों के बावजूद अगर लोगों ने इतना प्यार दिया तो उसका वो मुझे अपने आप में अचीवमेंट लगता है। और अगर आप बड़े अचीवमेंट, दीगर अचीवमेंट्स की बात करेंगे तो मुझे लगता है बेस्ट एम्प्लॉयर का नेशनल अवार्ड पाना अपने आप में, जो 2022 में हमको मिला, क्योंकि वो पैन इंडिया लेवल से एंट्रीज जाती हैं और राज्य सरकार का रिकमेंडेशन होता है। राज्य सरकार की अनुशंसा पे जब नुक्कड़ का नाम गया तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को लगा होगा कि आइडिया शायद जीत सकता है, और वहाँ से जब हमें नेशनल अवार्ड मिला था तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं इस मकसद को वैलिडेशन दिया कि जिस इंटेंट से नुक्कड़ काम कर रहा है वो सच में काम के लायक चीज़ है और उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो वो एक बड़ा वैलिडेशन था। एनसीपीडीपी एक बड़ा संस्थान है, इसका हेलन केलर अवार्ड नुक्कड़ को मिला है। ढेर सारे और भी रिकॉग्निशन जो मल्टीपल अवार्ड्स वगैरह मिले, लेकिन जिस चीज़ को मैं हमेशा अपने दिल के करीब पाता हूँ, मुझे लगता है कि शहर की तरफ से मिला गया वो सपोर्ट और प्यार, जो जिसने नुक्कड़ को नुक्कड़ बनाए रखा, जिसने नुक्कड़ को अपने सारे एक्सपेरिमेंट के बावजूद स्वीकारा, अपने सारे कमियों के बावजूद स्वीकारा, वो मुझे लगता है कि बड़ा अचीवमेंट है हमारा। अब रायपुर की बात करते तो आपने रायपुर को पहले भी देखा है जब ये ऐसा फास्ट नहीं था, ठीक है, और अभी इतना फास्ट हो चुका है। तो इसके बारे में कुछ बताइए, रायपुर में रहना कैसा लगता है, और रायपुर में आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो पर्सपेक्टिव भी बताइए। मैं तो, मुझे लगता है ये बात मैं हमेशा पहले भी कोट कर चुका हूँ, इस बात में मैं हमेशा अटल रहता हूँ। मुझे लगता है कि शहर, सिर्फ रायपुर शहर नहीं, कलेक्टिवली अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो ये, मैं इसको मोस्ट माइग्रेंट फ्रेंडली स्टेट मानता हूँ। चाहे आप बिज़नेस करने के लिए आएँ, पढ़ाई करने के लिए आएँ, या अपना घर बनाने, कुछ भी करने के लिए आएंगे, इस शहर ने हमेशा आपको सपोर्ट और नरिश किया है। ये शहर आपके राह, ये शहर या यहाँ का समाज आपकी राह में रोड़े नहीं अटकाता, आपके बिज़नेस के ग्रो करने के तरीकों के रास्ते की अड़चन नहीं बनता है, और सब हमेशा आपको सपोर्ट करता है। मैं अपने आपको माइग्रेंट बोलता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं यहाँ का आदमी नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे को अब ये घर लगा, यहाँ से मैंने रोजी रोटी कमाई, यहाँ पे मैंने परिवार बसाया, तो ये मेरा अपना निजी घर बन गया। ऐसे कई और लोग जो आते हैं अपनी जगह बनाने के लिए, जगह बनती है यहाँ पे, स्वीकार्यता मिलती है। तो एक जो चीज़ मुझे लगता है कि कितना ही तेज़ी से स्टेट ग्रो करे या शहर ग्रो करे, लेकिन जो चीज़, जो निश्चलता है, जो लोगों का अपनापन, जो प्यार है ना, वो इसकी बहुत बड़ी ताकत है। और स्वीकारता देना, लोगों को उनके आइडिया को स्पेस देना कि नहीं, आपको जो लगता है अच्छा करना, प्लीज़ करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, वो एक बहुत की एलिमेंट है जो मुझे लगता है शहर ने हमेशा मेरे को दिया है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ को तो मैं अप्रिशिएट, अब खैर मैं कौन होता हूँ इस छोटी चीज़ को अप्रिशिएट, इस चीज़ को अप्रिशिएट करने, बट आपका पर्सपेक्टिव मैटर करता है। राइट। मुझे लगता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं माइग्रेंट फ्रेंडली स्टेटस को बोल रहा हूँ, तो मैं अपने आसपास के कम से कम ऐसे दर्जनों एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ जो इस शहर के नहीं थे, इस प्रदेश के नहीं थे, लेकिन जब भी उन्होंने अपने आप को इस शहर में पहली बार आए होंगे, एक बार कुछ छोटी सी चीज़ करने के लिए आए होंगे, कि भाई प्रोजेक्ट करने आए थे या किसी संस्थान में नौकरी करने के लिए आए थे, लेकिन आने के बाद उनका जाने का मन नहीं किया। वो जिस तरीके का माहौल यहाँ पे पाते हैं, जिस तरीके का सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे मिलता है, लोगों का प्यार जो मिलता है, वो मुझे लगता है वो अपनापन इतना मजबूत है, वो अपनापन इतना टिकाऊ और इतना घर कर लेने वाला है कि लोग आने के बाद यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते हैं। और वो एक चीज़ मुझे लगता है कि बहुत प्रमुख है। दूसरा, आपको जो सपोर्ट सिस्टम मिलता है ग्रो करने के लिए, चाहे वो पॉलिसीज़ की बात कर लीजिए आप, चाहे लोगों की बात कर लीजिए आप, चाहे जो रिसोर्सेज की बात करते हैं उनकी बात कर लीजिए, वो आपको हमेशा हमेशा अबंडेंस में मिलेगा, हमेशा बहुतायत में मिलता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड रहता है। और आज अगर आप रिसोर्सेज की बात करिए, ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए जो आपको लगता है कि भाई मैं अगर कंपनी रन कर रहा हूँ तो मेरे को मैन पावर मिलेगा कि नहीं, फंड्स मिलेंगे कि नहीं, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा कि नहीं, तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि काफ़ी फेवरेबल हैं फिलहाल तो। ओके, तो स्ट्रगल कितना इम्पोर्टेंट है किसी की लाइफ में?
बेहद इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि बिना स्ट्रगल के आप सीखते कैसे हैं? सीखते तो आप स्ट्रगल से है ना। बिना स्ट्रगल के आपको अगर सब कुछ परोसा और थाली में सजा के मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि आपकी सीखने की भूख भी नहीं आएगी। तो हर छोटी बड़ी चीज़ में स्ट्रगल की मैं तो बहुत महत्ता मानता हूँ। इनफैक्ट मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि एंटरप्रेन्योर बनने से पहले आपको पहले तो एक एम्प्लॉय बनना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर की जो विजन होती है, एम्प्लॉयर जिस तरीके से चीज़ों को लेकर चलता है, वो बिना एम्प्लॉय बने आप नहीं समझ पाएंगे। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, हर चीज़ के लिए एम्प्लॉय। लोग समझते हैं कि भाई नहीं ठीक है यार, आज के डेट में बिजनेस करना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, वो सब वैलिड है, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है एम्प्लॉय बन के भी जितनी चीज़ें आप सीख पाते हैं, चाहे वो अपने प्रति जागरूकता जो आती है लोगों की, वो मुझे लगता है कि बिना स्ट्रगल के नहीं आ पाएगी। चाहे और वो बिजनेस से लेकर नौकरी हर जगह है, हर चीज़ में वो स्ट्रगल कायम है, और मुझे लगता है वो होना भी चाहिए। वो लर्निंग की एक बहुत बेसिक स्टेप्स है कि बिना स्ट्रगल के आप थ्राइव नहीं कर पाएंगे। रायपुर में एंटरप्रेन्योरशिप अभी इसका क्या फ्यूचर है और अभी कैसा चल रहा है ये? आज की डेट में तो मैं उसको बूम पे देखता हूँ, क्योंकि हम और आप दोनों जानते हैं ऐसे दर्जनों एंटरप्रेन्योर्स को जिन्होंने जो सेल्फ मेड नेम है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ और रायपुर शुरू करके अपने आप को पैन इंडिया लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है, और हर फील्ड में है। वो सिर्फ एक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो इकोसिस्टम तो डेफिनेटली यहाँ पे है, वो उस तरीके का सपोर्ट डेफिनेटली यहाँ पे लोगों को मिल रहा है। और ब्लूमिंग, मैं इसको तो भविष्य भी इसका बड़ा सकारात्मक देखता हूँ। मुझे लगता है कि भविष्य में भी ढेरों संभावना यहाँ पे हैं, क्योंकि अब तक जितना हम लोगों ने एक्सप्लोर किया हुआ है, जिस तरीके के अपॉर्चुनिटी और आइडियाज़ पे हम लोगों ने अब तक काम किया हुआ है, मुझे लगता है इससे कई गुना ज़्यादा कर पाने की संभावना इस प्रदेश में, इस राज्य में, इस शहर में छिपी हुई है। तो वो प्रयोग करने की ज़रूरत है, उस तरीके का एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, और हमें लगता है सफलता अभी भी बहुत संभावित है। अब रायपुर के यूथ, बच्चे और बूढ़े सब आपके कैफ़े में आते हैं, तो उसका एक पर्सपेक्टिव दीजिए कि अभी के जो यूथ है ना, और पहले के आपके जैसे आप 2007 पास आउट, राइट? तो उस टाइम के यूथ पे क्या डिफरेंस है, मतलब पैशन को लेके या फिर डेडिकेशन को लेके, पेशेंस को लेके? मैं तो यार शायद ये यंगर जनरेशन का ज़्यादा कायल हूँ। एकदम ईमानदारी से आपकी बात करूँ तो मुझे लगता है कि जो आज की डेट का जेन जी जिसको हम लोग बोलते हैं, जेन जी ज़्यादा अवेयर, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास में हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस उसके पास में हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज और एक्सेस उसके पास में है। और हमारी जनरेशन की बात करूँ, जिस वक्त हम लोग बड़े हो रहे थे, जब हम लोग कैफ़े वगैरह जाया करते थे, तब तो बहुत सीमित संसाधन थे, बहुत लिमिटेड जानकारियाँ हुआ करती थी, जो पता था वही। और उस वक्त हम लोगों के पास लगता है कि करियर इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता था कि पहली जिम्मेदारी तो अपने आप को इस्टेब्लिश करने की थी, वो इनसिक्योरिटी से बाहर जाने की थी, रोजगार निश्चित कर लेने की थी, और वो करके ही हम दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे पाते थे। लेकिन आज की जनरेशन का जो यूथ है, मुझे लगता है उसके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, मतलब एक मोबाइल फ़ोन, एक इंटरनेट का कनेक्शन और एक फ्लड लाइट अगर आपके पास में, तो आप ज़िंदगी भर का कंटेंट ग्रो करके अपने आप को कहीं पे भी पहुंचा सक रहे हैं। तो वो एक ताकत जो आज के डेट में मुझे लगता है कि आज के यूथ के पास में, वो तब तक हमारे पास में ना तो अपॉर्चुनिटीज़ थी, ना हमें पता था कि इस तरीके के ऑप्शन डेवलप हम कर सकते हैं। तो और ये सिर्फ मौका मुहैया होने की बात नहीं, मुझे लगता है मौके को कैसे भुनाया जा रहा है। ये इतने अवेयर, इतने इन्फॉर्म बच्चे हैं आज की जनरेशन के, तो मैं तो एडमायर करता हूँ इनके टैलेंट को और इनकी स्किल सेट को। नहीं लगता ये थोड़े लेजी हैं, दिन भर रील्स चलाते रहते हैं? नहीं यार, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मतलब मैं तो नहीं मानता, पता नहीं, हो सकता है कि मैं ही ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तो बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत एंटिसिपेट करता हूँ इनके टैलेंट को कि यार बहुत कुछ हासिल करने वाली जनरेशन है। आज जो बच्चा, मैं बोलता हूँ, दिन के 3 घंटे में रील चला रहा है, क्या ही देखता होगा, किस टाइप का कंटेंट बाय आउट करता होगा। अब आप इसको जनरलाइज करके बात करेंगे कि भाई मैं देख रहा हूँ कि 20 बच्चे एक से रील देख रहे हैं, उनका कंटेंट प्रोडक्टिव नहीं है, वो मान सकता हूँ मैं। लेकिन हो सकता है कि ये बच्चे जब 3 घंटे के बाद रियलाइज़ करेंगे, इनके अंदर पोटेंशियल क्योंकि भरपूर है, वो सिर्फ मोबाइल में रील देखता है करके वो लेजी हो गया है, उसके अंदर सपने देखने की क्षमता नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये मुझे लगता है हम बड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मोबाइल पर रील देखें, हम सब भी देखते हैं, मतलब मैं हो सकता है कि दिन का 1.5 घंटा रील देखने में वेस्ट कर देता हूँ, लेकिन इससे मेरे बिजनेस के इंपैक्ट पे, बिजनेस की ग्रोथ पे तो असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अपने वक्त का कैसे इस्तेमाल करता हूँ। तो आज 3 घंटे रील देखने वाला लेजी है, मैं इस पर बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि हो सकता है उसने कल की तैयारियाँ सोच रखी हों या सोच रहा हो, और सिर्फ रील देखने की वजह से उसने डिसीजन ले लिया, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैं बहुत उत्साहित हूँ इस जनरेशन को लेकर, और भारी उम्मीद रखता हूँ ये बड़े सपने देखने वाले लोगों से। ओके, अब आप ट्रांस LGBTQ के भी काफ़ी मतलब कांटेक्ट में करीब हैं, इनके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स यूजुअली ये फेस करते हैं? प्रॉब्लम्स तो यार मुझे लगता है कि जो कम्युनिटी फेस करती है वो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन है, और डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा प्रिवेल्ड है क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये बात स्वीकारने में कि एक पर्टिकुलर इंसान किसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, अगर ये बात स्वीकारने में उसको सालों लग जा रहे हैं, अपने घर वालों को, अपने आसपास के लोगों को बताने में उसको झिझक है, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा दबाव किसी के ऊपर क्या होगा कि आप अपनी आइडेंटिटी खुल के नहीं जी पा रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा, जब आप अपनी आइडेंटिटी बताते हैं तो जिस तरीके का रिसेप्शन आपको मिलता है, लोग जिस तरीके से आपको जज करते हैं या आपके बारे में राय बनाते हैं, वो एक बहुत बड़ा टैबू है जिसके खिलाफ मुझे लगता है कि लगातार काम होना चाहिए।
कुछ हद तक हम लोगों ने इसमें सफलता पाई हुई है, क्योंकि अब ये चीज़ें थोड़ी सी खुल के दिखने लगी हैं, स्वीकार्यता आने लगी है, परिवारों में कम से कम सहजता स्वीकार्यता आने लगी है, समाज एक हद तक थोड़ा सा ओपन अप हुआ है, लेकिन अभी भी बेहद काम करने की ज़रूरत है। मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि भाई नुक्कड़ जैसा आइडिया आप टियर 1 सिटीज़ में, बड़े मेट्रोज़ में क्यों नहीं ओपन करते, क्योंकि वहाँ पे इन सब आइडियाज़ की स्वीकार्यता ज़्यादा। मैं कहता हूँ बिल्कुल, मतलब LGBTQ कम्युनिटी के एक्सेप्टेंस या डेफ कम्युनिटी के काम करने के एक्सेप्टेंस मेट्रोज़ में ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरत उसकी टियर 2 सिटीज़ में ज़्यादा है, ज़रूरत उसकी टियर 3 सिटीज़ में ज़्यादा है। रायपुर जैसे, बिलासपुर जैसे, नागपुर जैसे शहरों में नुक्कड़ का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी, क्योंकि यहाँ के परिवारों में, यहाँ के लोगों में इस बात की अवेयरनेस फैलना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो तो मुझे लगता है कि एक लगातार काम करने की बात है। सती प्रथा जैसी एक चीज़ को बंद होने में कई साल लग गए थे। उसके बाद मुझे लगता है छोटे छोटे ऐसे सारे जिनको हम टैबू बोलते हैं, समाज के लिए हम बोलते हैं कि समाज पे इन सब चीज़ों को दूर होना चाहिए, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक जो बिहेवियरल बदलाव की आप बात करते हैं उसको वक्त लगता है होने में, और उसके लिए लगातार प्रयासों की ज़रूरत है। वो सिर्फ आप में या 10 लोगों के कर लेने से वो नहीं हो पाएगा। जब तक सामूहिक चेतना नहीं जागेगी, जब तक लोग सकारात्मक रूप से उसको स्वीकारेंगे नहीं, तब तक वो बदलाव आने में टाइम लगेगा। हो ज़रूर रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार कई गुनी बढ़ने की ज़रूरत है। अब इंडिया बहुत ही डिस्कनेक्टेड है, लाइक गांव में बहुत ही अलग चीज़ें होती है और टियर 1 टियर 2 सिटीज़ की बात कर रहे हो बहुत अलग होती है। जैसे हम गांव में जाते हैं तो गांव के एक ट्रांस में अगर फैमिली में कोई है तो उसकी प्रॉब्लम्स और शहर की में जो रह रहा है उसकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल अलग होती हैं। डेफिनेटली अलग होती हैं चैलेंजेस, लेकिन मुझे लगता है जो एक आप जब ट्रांस बोलते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि एक एडोलसेंट बच्चा जो 14 साल या 15 साल की उम्र में स्कूल की एक एज में जब पहुँचता है, जब उसको एहसास होना शुरू होता है अपनी आइडेंटिटी के बारे में, तो उसके साथ के कोलीग, उसके सहपाठी, उसके सहकर्मी उसके साथ मिसबिहेव करना शुरू करते हैं। देखते हैं कि यार थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा है, तो वो जो, और इसमें ना बिल्कुल इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने शहर के स्कूल में पढ़ाई की कि आपने गांव के स्कूल में पढ़ाई की। आप गांव के किसी प्राइमरी स्कूल में भी अगर आप थोड़ा सा भी आपके अंदर अगर फेमिनाइन ट्रेट्स देख रहे हैं तो लोग आपको उसी तरीके से टीज करेंगे, उसी तरीके से प्रताड़ित करेंगे। तो समस्याएं लगभग सेम है। समस्याओं का कह सकते हैं कि पैमाना या दायरा हो सकता है कम ज़्यादा होता हो। गांव में चूंकि कम्युनिटी छोटी है, गांव के लोग एक दूसरे को जानते हो सकता है एक दूसरे से बात करने पे चीज़ें एक लेवल तक सिमट जाएँ। शहरों में ये दायरा बढ़ जाता है, सब चीज़ों को लेके मतलब मुझे लगता है कि परेशानियाँ भी हद तक बढ़ जाती हैं। तो वो चैलेंज तो लगभग सेम है, उनकी ग्रेविटी, उनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है। और मुझे लगता है कि हर वर्ग के, चाहे वो स्कूल के करिकुलम में इस बात की शामिल किया जाना कि भाई अलग अलग कमिटीज़ होती हैं जिनको स्वीकारा जाना चाहिए, या लगातार के वर्कशॉप जो होने लगी हैं स्कूल कॉलेजेस में, या इनफैक्ट इनकी इस कमेटी की मुझे लगता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे हमारे मीडिया में हो, चाहे वो सिनेमा में हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, इन सब की रिप्रेजेंटेशन जितनी मजबूत और जितनी पॉजिटिव होगी ना, उतना ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बारबी डॉल को या किसी भी एक एग्जांपल को आप अगर लेके चलते हैं, जितना आप LGBTQ कम्युनिटी के दायरे में इनको रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं, ये बताते हैं रिप्रेजेंट करते हैं कि दो लोगों का आपस में प्रेम करना मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि किस कम्युनिटी से या किस जेंडर से वो लोग आते हैं। और रायपुर में अगर बात करें हम ट्रांस की और LGBTQ कम्युनिटी की, तो ये सिटी कैसे डील करता है, या फिर ये बोला जाए कि ये कम्युनिटी कितने अच्छे से इक्विप्ड है रायपुर में? यार देखो, रायपुर को अगर आप जज करने बोलोगे कि LGBTQ अवेयरनेस को लेके शहर कितना रेडी हुआ है, तो मुझे लगता है कि अगर 2024 में बैठ के हम लोग इसकी बात करेंगे तो वो एक लेवल तक का एक्सेप्टेंस तो है, लेकिन इसको अभी मैं बहुत जनरलाइज करके नहीं बोल पाऊंगा। मुझे लगता है कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अगर नुक्कड़ ने किया था कि भाई हमने ट्रांस कम्युनिटी मेंबर को रोजगार देके उनको प्रेजेंट करना शुरू किया कि सोसाइटी के बीच का वो गैप दूर हो जाए। लेकिन ऐसा एक ही एग्जांपल हमारे सामने आया। विद्या जी जो मितवा समिति वो इतने प्रयास कर रही हैं, लगातार लोगों को रोजगार दिलवाने से लेकर वर्कशॉप्स करना, सेंसिटाइजेशन को लेकर काम करना, वो लगातार एफर्ट डाल रही हैं। तो ये सब जितने भी प्रयोग आसपास में हो रहे हैं, मुझे लगता है इन प्रयोगों से पड़ने वाला असर जो है वो लंबे वक्त में दिखना चालू होगा। वो जब एक पूरी शिफ्ट दिखेगी जनरेशन की, या लोगों के अंदर जब स्वीकारता उस किस्म की दिखेगी, तब मुझे लगता है कि फ़र्क महसूस होना शुरू होगा। अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है मुझे लगता है इसके बारे में बात करने में कि कितना अवेयरनेस है। एक प्राइड मार्च जो जयस्तंभ चौक से लेकर मरीन ड्राइव तक होता है, उस प्राइड मार्च को लेकर मुझे लगता है कि हर देखने वाला अलग राय बनाता है। हर देखने वाला उनके पहनने के कपड़ों से लेकर बालों को रंगने के ढंग से लेकर चलने के तरीके पर अलग अलग राय रखता है। एक सीमित वर्ग होगा जो पॉजिटिवली इसको लेता होगा, अप्रिशिएट करता होगा कि चलो चीज़ें ठीक हो रही हैं। बड़ा वर्ग होगा जो राय बनाता होगा, अरे ये देखो इनका सब चालू हो गया, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता, बस मेल फीमेल होते हैं। तो ये बहुत ही वर्गीकृत और बहुत ही डाइवर्स विषय है मुझे लगता है, और इसके बदलाव की शुरुआत ज़रूर हो चुकी है। ये नहीं बोलूँगा कि लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। लोगों ने इस बात को कम से कम अपने आसपास देखना तो शुरू किया है। एक्सेप्टेंस कितना है इस पर हम लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। एक्सेप्टेंस एक लंबी प्रक्रिया है और बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि हर एक का एक्सेप्ट करने का तरीका अलग होता है। तो मुझे लगता है टाइम टेकिंग प्रोसेस में चीज़ें बदलेंगी ज़रूर, लेकिन आज तो इसकी शुरुआत है, इतना हम कह सकते हैं कम से कम। तो अब आपका फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं और अभी हाल फिलहाल पे क्या चल रहा है नया?
बहुत से वर्टिकल्स पे नुक्कड़ लगातार काम कर रहा है। अगर आप फ्यूचर विजन की बात करेंगे तो एक तो डेफिनेटली है कि हर वो तबका जो साइडलाइन है, हर वो कम्युनिटी जो मार्जिनलाइज्ड है, उसको स्पेस देने की हमारी कोशिश है। आज तक नुक्कड़ तकरीबन 5 कम्युनिटीज़ के सामने काम कर चुका है, और भविष्य हमारा सोचना ये है कि जो बुज़ुर्ग जो वृद्धाश्रमों में रहते हैं, या वो जो सीनियर सिटीजन जो परिवार से निकाल दिए गए हैं, या किन्हीं भी वजहों से अगर इन ठिकानों पर रहते हैं, उन्हें हम मेन स्ट्रीम करने की दोबारा कोशिश करेंगे। अपने कैफ़े के ज़रिए उन्हें एक नया मौका देने की कोशिश करेंगे, और हमने उसको इनफैक्ट नाम भी दिया है, वो मुन्ना भाई MBBS से इंस्पायर्ड होकर हमने उसको सेकंड इनिंग करके नाम दिया हुआ है, कि हमारे सीनियर सिटीजन को एक और मौका दिया जाए दोबारा मेन स्ट्रीम होने का। प्रयास कर भी रहे हैं हम लोग, उस दिशा में थोड़े थोड़े प्रयास शुरू हुए, हम लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। HIV पॉजिटिव जो लोग होते हैं, जो जैसे अगर मैं अभी आपको बोल दूं कि भाई मैं HIV पॉजिटिव हूँ, थोड़ा सा स्पेस बनाने की कोशिश, क्योंकि वो बड़ा जनरलाइज स्टिग्मा है, हमारे अंदर चीज़ें उस तरीके से हैं। तो HIV पॉजिटिव को लेके कितना ही अवेयरनेस फैल जाए, वो स्टिग्मा लोगों के अंदर रहता है। तो एक हमारी कोशिश है कि एक प्रूवन तरीके से हम कोशिश करें कि एक ऐसा मॉडल हम लोग प्रमोट करें कि भाई कैफ़े में HIV पॉजिटिव भी अगर काम कर रहे हैं तो सबको डरने या झिझकने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर आप साइंटिफिकली अप्रोच के साथ अगर काम करेंगे तो उस चीज़ को प्रूव करने की, तो स्टिग्मा जो तोड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आउट ऑफ ट्रेड कमर्शियल सेक्स वर्कर, जब हमारे यहाँ हालांकि ये चीज़ अभी भी लीगलाइज नहीं है, लेकिन जब आप एक प्रोस्टिट्यूट शब्द का अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, आप प्रोस्टिट्यूट्स को देखते हैं कि 40, 45 या 50 साल की एज के बाद में एक प्रोस्टिट्यूट का क्या होता है, कहाँ जाती है वो, अपने आप को बेच पाने की जितनी क्षमता थी उसके बाद में उसका क्या होता है। तो ऐसे सारे वर्ग, जब मैं अगर बोलूँ कि मैं ऐसे वर्ग के लोगों को रोज़गार देने की कोशिश कर रहा हूँ, या हर उस तबके को रोज़गार देने की कोशिश कर रहा हूँ, और रोज़गार बस देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, उनको हम अपने आपस के लोगों के बीच में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आइए, अपनी कहानियाँ बताइए, अपने किस्से बताइए, और शामिल होइए हमारी आम जिंदगी में। तो ये प्रयास नुक्कड़ करना चाहता है अब तक के हासिल के अलावा, जो भविष्य की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा नुक्कड़ के वर्टिकल्स के अलावा अगर मैं बात करूंगा तो एक हमारा चैप्टर है निर्माण यात्रा, जो 2022 से हमने शुरू किया था। मिशन बहुत सिंपल था। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को लेके जो एक आम समझ हिंदुस्तान में है, वो तो 2-3 नैरेटिव जो बनते हैं कि भाई रेड कॉरिडोर है, नक्सलाइट समस्या है वहाँ पे, हाँ ठीक है झारखंड के पास वाला स्टेट है कि झारखंड है, जो कन्फ्यूजन चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा छत्तीसगढ़ में ऐसे ढेरों सकारात्मक प्रयोग चल रहे हैं, ऐसे ढेर सारे कम्युनिटी ड्रिवन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में समाज के लोगों को पता होना चाहिए। निर्माण यात्रा का मिशन ये है कि हम लोग एक एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हैं, और हिंदुस्तान भर से हम 15 लोगों को चुनते हैं, युवाओं को। इन 15 युवाओं को हम एक रोड ट्रिप पे लेके जाते हैं। हमारी 2 रोड ट्रिप हो चुकी हैं, एक हमारी साउथ छत्तीसगढ़ के लिए, एक नॉर्थ छत्तीसगढ़ के लिए हुई। तो यहाँ से बस्तर तक के रूट में जो भी हमको ऐसे कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल बेहतर काम कर रहे हैं, समाज के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और एक रेप्लिकेबल काम, जिनके काम से सीख के आप खुद भी शुरू कर सकते हैं, वैसे लोगों से हम आपको मिलाने के लिए लेके जाते हैं। तो 2 चैप्टर्स के ऑलरेडी हुए हैं, और जिसमें आपको, आप यकीन नहीं मानेंगे, पैन इंडिया से आवेदन आते हैं, चाहे वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हो, JNU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, या अलग अलग कंपनीज में काम करना है, सब तरीके से लोगों के, क्योंकि लोग समझना चाहते हैं छत्तीसगढ़ चीज़ क्या है, छत्तीसगढ़ में काम किस तरीके के हो रहे हैं। तो एक ऐसा वर्टिकल जिसको हम लोग ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं। इस साल की हमारी अगली जो प्रस्तावित यात्रा है लगभग सितंबर के आसपास होगी, जिसमें हम लोग सेंट्रल छत्तीसगढ़ कवर करने वाले हैं, क्योंकि नॉर्थ और साउथ हम लोगों ने किया हुआ है। इसको आगे ग्रो करके हम इवेंचुअली मध्य प्रदेश की यात्रा करेंगे, यहाँ से उड़ीसा की यात्रा, यहाँ से महाराष्ट्र की यात्रा, ये सब हमारे प्रपोजल में है। और जो डाउन द लाइन आप देखेंगे आने वाले 10 सालों के बाद, हम चाहते हैं कि सेंट्रल छत्तीसगढ़ की एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपको वैल्यू सिस्टम के बारे में बात करती है, जो कह सकते हैं आप जिन शर्तों पर कभी तक्षशिला या नालंदा चला करता थी कि आपको इंसान के तौर पर हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो हमारा एक विजन है कि उस दिशा में हम लोगों को ले जा पाएँ। तो ये कुछ एवेन्यूज इनके ऊपर नुक्कड़ लगातार काम कर रहा है ग्रो करने की। बहुत लंबे और बहुत दूर के विजन है, लेकिन आज से शुरुआत तो हो चुकी है उनकी। ओके, बहुत ही ग्रेट आइडियाज़ हैं जो मतलब हम लोग बैठ के सोच भी नहीं सकते। बहुत बहुत थैंक यू, आप छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट में आए। थैंक्स टू यू, आप क्योंकि मैं जब आपसे बात करने के दौरान जब मैं जान पाया आपकी प्रोफाइल के बारे में और आपके इंटेंट के बारे में, तो मुझे लगता है बेहद ज़रूरी चीज़ है जो आप ये कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं छत्तीसगढ़ के किसी शहर में रहने वाला कोई युवा हूँ, और मेरे पास अगर एक ऐसा पोर्टल है जिसमें मैं समाज के बेहतर काम करने वाले लोगों की सारी लिस्टिंग और उनके कहने के, उनके ज़िंदगी के तरीकों को सीख सकता हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा असर हो जाएगा ये। तो आपको थैंक्स टू यू कि आप इस चीज़ को प्रयास कर रहे हैं और लाने की कोशिश कर रहे हैं समाज के सामने। बिल्कुल, हम लोग का पूरा कोशिश रहेगा जितने फास्ट हम लोग भाग सकें। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू हमारे शो में आने। थैंक यू सर।